This is Rashid Ali. Welcome to Economic Lens. The topic of today is Pakistan's budget 2026 to 27 comprehensive analysis of the official report. आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान बजट 2026 to 27 और आज हम इसमें जो ऑफिशियल रिपोर्ट 12 जून को पेश की गई थी उसका कंप्रीहेंसिव एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बजट क्या है। देखें, वर्ड बजट तो सबने सुना होगा। अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि बजट है क्या, देखिए जब आप कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो आप दो चीज़ों का ख्याल रखते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखते हैं आपके पास पैसे कितने हैं, और दूसरी बात यह है कि आप ये देखते हैं जो प्रोडक्ट या कोई भी जो चीज़ है आप खरीद करने जा रहे हैं उन पे खर्चा कितना होगा, उनके एक्सपेंडिचर कितने होंगे। तो जब भी बजट का नाम हमारे जहन में आता है तो हमारे दिमाग के अंदर भी दो ही चीज़ें आती हैं। एक क्या, एक रिसोर्सेज और रेवेन्यू, हमारे पास कितने पैसे हैं। दूसरा एक्सपेंडिचर्स, किसी भी चीज़ पे खर्चे कितने होंगे, उनकी कीमत क्या होगी। इसी हिसाब से अब हम गवर्नमेंट बजट एंड इट्स टाइप्स को देखेंगे। स्टेट को चलाने के लिए रिसोर्सेज की भी नीड होती है, तो फिर एक्सपेंसेस की भी नीड होती है। जब हम एक्सपेंसेस करते हैं तो हमें रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, लेकिन रिसोर्सेज आए कहाँ से, इस सब का जो एनालिसिस है आज हम इस बजट के अंदर करेंगे। गवर्नमेंट बजट इज़ एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट्स एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स फॉर फिस्कल ईयर। देखें, असल में गवर्नमेंट बजट एक रिपोर्ट है, यहाँ हम कह सकते हैं कि एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर गवर्नमेंट आने वाले साल के कितने खर्चे हो सकते हैं और आने वाले साल के लिए कितने रिसोर्सेज दरकार होंगे, उन सब का अंदाज़ा शो करती है। देखें, आप लोग ये कहेंगे कि गवर्नमेंट किस हिसाब से ये एस्टिमेशन करती है। जो प्रीवियस ईयर की बजट होती है और जो जीडीपी ग्रोथ रेट वगैरह जो गवर्नमेंट अचीव करती है उस हिसाब से ये देखती है आने वाले साल में हमें क्या क्या करना होगा, हम कितना रेवेन्यू जीडीपी के हिसाब से कलेक्ट कर सकते हैं और उनको किन किन जगहों पे एलोकेट यानी खर्च कर सकते हैं। इस तरीके से बजट क्या है, बजट एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो हमें ये बताता है कि स्टेट कितना रेवेन्यू कलेक्ट कर सकती है और उस रेवेन्यू को किस किस जगह पे खर्च करेगी। इट इज़ द प्राइमरी पॉलिसी टूल फॉर रिसोर्स एलोकेशन, इकोनॉमिक मैनेजमेंट एंड पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। बजट एक पॉलिसी टूल है जो ये बताती है कि पैसा किस किस जगह पे खर्च होगा। इकोनॉमिक मैनेजमेंट का मतलब है कि किस तरीके से गवर्नमेंट को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हासिल करनी है, मतलब कि जीडीपी ग्रोथ रेट, उसके साथ साथ इन्फ्लेशन को भी स्टेबलाइज रखना होता है। एंड लास्ट में हमारे पास है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, इसका मतलब है ट्रांसपेरेंसी। जो पैसा गवर्नमेंट पब्लिक यानी लोगों से कलेक्ट करती है उन पैसों का किस तरीके से हुकूमत को खर्च करना होता है, ये सब बजट के अंदर शो किया जाता है ताकि पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस है गवर्नमेंट में बढ़े। जो गवर्नमेंट बजट है उनके तीन टाइप्स होते हैं, एक होता है बैलेंस बजट, दूसरा बजट सर्विस और तीसरा बजट डेफिसिट। सबसे पहले हम बैलेंस बजट को देखेंगे। बैलेंस बजट एक ऐसी बजट होती है जिसके अंदर रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर दोनों इक्वल होते हैं। इसके अंदर कोई डेफिसिट नहीं होता, कोई सरप्लस नहीं होता, और ये एक आइडियल बजट होती है, लेकिन अमूमन ये कम ही होती है, इसलिए लिखा गया है नो डेफिसिट नो सरप्लस, आइडियल बट रेयर। अब हमारे पास जो दूसरा टाइप है वो है कि बजट सरप्लस। बजट सरप्लस का मतलब है जो स्टेट रेवेन्यू कलेक्ट करती है वो ज़्यादा होते हैं एक्सपेंडिचर से। उसके बाद है डेफिसिट। डेफिसिट क्या है, डेफिसिट का मतलब है खसारा। जो स्टेट रेवेन्यू कलेक्ट करती है वो कम पड़ जाते हैं लेकिन उसके एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। इस किस्म की बजट को बजट डेफिसिट कहा जाता है। जो बजट डेफिसिट होता है उसके लिए क्या करना पड़ता है हुकूमत को। देखिए, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं किससे, रेवेन्यू से, रिसोर्सेज से, तो गवर्नमेंट क्या करती है, बारोइंग करती है। जब बारोइंग होती है तो फिर नेशनल डेट यानी जो कौमी कर्जा बढ़ जाता है। आप देखें, बजट डेफिसिट के फर्दर टाइप्स होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ द डेफिसिट। एक होता है रेवेन्यू डेफिसिट,
रेवेन्यू डेफिसिट का फार्मूला ये है कि हमारे पास जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उनमें से हम रेवेन्यू रिसीट्स को माइनस करेंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट। याद रखें, जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो किससे, रेवेन्यू रिसीट से, तो इस किस्म के डेफिसिट को रेवेन्यू डेफिसिट कहा जाता है। देखें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं, बजट की एक्सपेंडिचर साइड को देखेंगे तो वहाँ पे आपको करंट एक्सपेंडिचर नजर आएंगे। जितने भी करंट एक्सपेंडिचर होते हैं उनको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। और रेवेन्यू रिसीट्स कौन से होते हैं, नॉन टैक्स एंड टैक्स रेवेन्यू में से जो प्रोविंशियल शेयर माइनस करते हैं हम, जो बच जाता है हम उसको कहते हैं कि रेवेन्यू रिसीट्स। और आगे हम ये फार्मूला अप्लाई करके पाकिस्तान का रेवेन्यू डेफिसिट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। इन केस अगर रेवेन्यू डेफिसिट है तो गवर्नमेंट कैन नॉट मीट डे टू डे एक्सपेंसेस फॉर रेगुलर इनकम। अगर बजट डेफिसिट है इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट के पास इतनी इनकम नहीं है, इतने रिसोर्सेज नहीं है कि डे टू डे जो एक्सपेंसेस होते हैं स्टेट को रन करने के लिए उनको चला सके। मतलब उनके पास इतने पैसे नहीं बचते कि वो डिफेंस पे, इंटरेस्ट पेमेंट पे खर्चे कर सके। देखिए अब हमारे पास है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का फार्मूला क्या है, अब हम क्या करेंगे कि जो टोटल एक्सपेंडिचर, इसके अंदर करंट एक्सपेंडिचर एंड जो लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर होते हैं जिसके अंदर पीएसडीपी यानी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम और जो लैंडिंग है गवर्नमेंट की, उन पे जो खर्चे होते हैं वो भी ऐड होंगे। ये हो जाते हैं टोटल एक्सपेंडिचर। उनमें से जो टोटल रेवेन्यू है बारोइंग को छोड़कर, टोटल बारोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। तो फिस्कल डेफिसिट का मतलब ये है कि गवर्नमेंट को टोटल एक्सपेंडिचर फेस करने के लिए कितनी बारोइंग करनी पड़ती है। तो पाकिस्तान का फिस्कल डेफिसिट क्या है उसको हम आज देखने की कोशिश करेंगे फार्मूला के थ्रू। और लास्ट में हमारे पास है प्राइमरी सरप्लस। देखिए प्राइमरी सरप्लस का फार्मूला क्या है, जो फिस्कल डेफिसिट में से हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर देंगे। इसमें क्या होता है, जो टोटल रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग बारोइंग, बारोइंग को छोड़कर अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है बजट टारगेट 2026 टू 27। तो टोटल बजट आउटले कितना है, वो है 18.77 ट्रिलियन। और जीडीपी ग्रोथ रेट कितना है, वो है 4%। ये है रियल जीडीपी ग्रोथ रेट, 4% रखा गया है आने वाले साल के लिए। जो इन्फ्लेशन टारगेट वो रखा गया है 8.2 और जो रेवेन्यू टारगेट रखा गया है वो है 15.2। तो की चेंजेस यानी जो अहम तब्दीलियां कौन सी की गई हैं, रेवेन्यू को 8% बढ़ाया गया है। पिछले साल जो रेवेन्यू के एस्टीमेट थे वो थे 14 ट्रिलियन और इस साल 15 ट्रिलियन तक बढ़ाया गया है इनको। जो डेफिसिट था पिछले साल 5% था, इस साल 3.6 रखा गया है, यानी इसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट रखी गई है। अब ये कह रहा है कि बट एब्सोल्यूट डेफिसिट इंक्रीज्ड बाय 519 बिलियन। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, देखें जो पिछले साल फिस्कल डेफिसिट था वो कितना था, वो था 6501 बिलियन और जो इस साल का बजट डेफिसिट है वो है 7020 बिलियन। तो ये चेंज कितना है, नेगेटिव 519 का। इसका मतलब ये है कि 590 बिलियन जो डेफिसिट है वो इस साल राइज हुआ है, लेकिन जो डेफिसिट एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आई है। उसकी वजह यह है कि जो जीडीपी है इस साल राइज हुई है पिछले साल के हिसाब से, इसीलिए ऐसा हुआ है। ये चीज़ें आपको अपने जहन में रखनी है। अब हमारे पास है बजट एट ग्लांस। इसका मतलब है कि जो बजट पेश की गई थी उसकी स्नैपशॉट है। जो लेफ्ट साइड है उसमें रिसोर्सेज पड़े हुए हैं और जो राइट साइड है एक्सपेंडिचर। जो टोटल फैक्ट एंड फिगर यानी जो डेटा गिवन है वो इन बिलियन रुपीज़ में है। जो पाकिस्तान के टोटल एक्सपेंडिचर कितने हैं, पाकिस्तान के टोटल एक्सपेंडिचर 18,771 है और इसमें सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर किस पे होते हैं, ये करंट एक्सपेंडिचर है। करंट एक्सपेंडिचर कितने हैं, वो हैं 17,495 बिलियन रुपीज़। और करंट एक्सपेंडिचर के अंदर इंटरेस्ट पेमेंट कितनी है, वो है 80,054 बिलियन रुपीज़। उसके बाद है डिफेंस ग्रांट्स एंड ट्रांसफर। इस तरीके से ये जो डेटा है आपके सामने पड़ा हुआ है। और ये जो है लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस हैं, डेवलपमेंट एंड नेट लैंडिंग का खर्चा कितना है, वो है 1276 बिलियन रुपीज़। अब देखते हैं हमारे स्टेट के पास रिसोर्सेज कितने हैं। जो टैक्स रेवेन्यू है एफबीआर कलेक्ट करती है वो टोटल हुए हैं 15,264
और जो नॉन टैक्स रेवेन्यू वो है 5336 बिलियन रुपीस। तो जब हम दोनों को जमा करते हैं तो उसको कहते हैं ग्रॉस रेवेन्यू रिसीट्स, टोटल हो जाते हैं 20,600। उसमें से जब स्टेट एनएफसी के तहत प्रोविंशियल शेयर देती है तो उनके पास बच जाते हैं कितने, 11,751 बिलियन रुपीस। अब मसला यहाँ पे हो जाता है, देखें पाकिस्तान के पास नेट रिसोर्सेज कितने हैं, वो हैं 11,751 बिलियन रुपीस, लेकिन उनके टोटल एक्सपेंडिचर कितने हैं, वो हैं 18,771। अब स्टेट को क्या करना पड़ता है यहाँ पे, जब स्टेट के पास स्टेट को चलाने के लिए पैसे ना हो तो वो दो काम करती है, एक क्या जो नेशनल एसेट्स होते हैं उनको सेल करती है और दूसरा काम क्या करती है, वो बोरोइंग करती है। इसी तरीके से बाकी जो डिफरेंस है 18,771 और 11,751 का बोरोइंग एंड प्राइवेटाइजेशन के थ्रू अचीव किया गया है। तो ये जो हेड्स हैं इसके अंदर 2, 3, 4 बोरोइंग है और जो 5 हेड है प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड वाला, तो ये क्या हुआ है, ये एक एसेट सेल किया गया है जिसके अंदर पीआईए है। अब हम बजट डेफिसिट का एनालिसिस करेंगे, तो ये टेबल है, इसके अंदर फिस्कल डेफिसिट एंड फाइनेंसिंग ऑफ बजट गिवन है। तो राइट साइड है फाइनेंसिंग और लेफ्ट साइड है फिस्कल डेफिसिट। जो फिस्कल डेफिसिट कितना है पाकिस्तान का, वो है 7,020 बिलियन रुपीस और इसकी जो टोटल फाइनेंसिंग है वो भी है 7,020 बिलियन रुपीस। ये किस तरीके से की गई है, ये देखें, नेट एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है और ये नेट डोमेस्टिक फाइनेंसिंग है। और पाकिस्तान का जो फिस्कल डेफिसिट है वो कितना है, पाकिस्तान का फिस्कल डेफिसिट वो है 7.02 ट्रिलियन यानी 7,020 बिलियन रुपीस, जो इक्वल है 7.02 ट्रिलियन के, जो है 3.6% ऑफ द जीडीपी। देखिए अब मैंने ये क्या किया है कि फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी सरप्लस की जो वैल्यूज है फाइंड कर दी है मैंने आपके लिए यहाँ पे रख दी है। जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो है 5.74 ट्रिलियन, जो प्राइमरी सरप्लस है वो है 2.83 ट्रिलियन। देखिए रेवेन्यू डेफिसिट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, देखिए ये फार्मूला है जो मैंने आपको पहले बताया था। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है करंट एक्सपेंडिचर, जो करंट एक्सपेंडिचर है वो कितने हैं, वो हैं 70,495 बिलियन रुपीस है। उसके अलावा जो रेवेन्यू रिसीट्स कितने थे, देखिए जब प्रोविंशियल शेयर पे किया गया था तो पाकिस्तान के बाद नेट रेवेन्यू रिसीट्स जो बचे थे उनको हमने किससे माइनस किया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से, तो हमको रेवेन्यू डेफिसिट यानी 5,744 बिलियन मिल जाता है, जो इक्वल है 5.7 ट्रिलियन के, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हमारे पास है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का फार्मूला क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर से जो टोटल रेवेन्यू है यानी एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, यानी बोरोइंग इसमें ऐड नहीं होंगी, ठीक है। ये भी सेम ही है, जो प्रोविंशियल शेयर जब पे करते हैं उसके बाद जो रेवेन्यू बच जाता है हम उसको टोटल रेवेन्यू यानी यहाँ नेट रेवेन्यू रिसीट्स बोलते हैं। ये उनकी डेटा पड़ी है। तो फिस्कल डेफिसिट कितना हो गया, 7,020 बिलियन रुपीस। टोटल बोरोइंग रिक्वायर्ड फॉर गवर्नमेंट, तो पाकिस्तान को कितनी बोरोइंग चाहिए थी, पाकिस्तान को 7,020 बिलियन रुपीस की बोरोइंग की नीड थी जो स्टेट के एक्सपेंडिचर है उनको चलाने के लिए। अब हमारे पास यहाँ पे है प्राइमरी सरप्लस। तो प्राइमरी सरप्लस का फार्मूला क्या है, प्राइमरी सरप्लस का फार्मूला है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो फिस्कल डेफिसिट हमने यहाँ पे मालूम किया, वो कितना है, वो है 7,020 बिलियन रुपीस। उसमें से हमने क्या माइनस किया, इंटरेस्ट पेमेंट जो थी 8,054 बिलियन रुपीस। जब हमने वो माइनस किए तो हमारे पास तो हमें आंसर मिला 1,034। ये जो नेगेटिव में, इनकेस अगर नेगेटिव में है तो इसका मतलब है कि जो प्राइमरी बैलेंस है वो सरप्लस में है। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है 2,828 बिलियन रुपीस, ये पाकिस्तान की बजट के अंदर है। वहाँ पे फिस्कल डेफिसिट नहीं दिया हुआ, वहाँ पे दिया हुआ है ओवरऑल डेफिसिट। ओवरऑल डेफिसिट किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, देखें। अब क्या होगा कि जो फिस्कल डेफिसिट है इसको मैं लिखता हूँ FD, इसमें से क्या लेस होगा, जो प्रोविंशियल सरप्लस है वो प्रोविंशियल सरप्लस जब हम माइनस करेंगे जो हमें आंसर मिल जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं ओवरऑल डेफिसिट। तो बजट के अंदर जो प्राइमरी सरप्लस है वो कितना है, वो है 2,828 बिलियन। इसकी वजह यह है कि वहां पे जो फिस्कल डेफिसिट नहीं दिया हुआ, वहां पे ओवरऑल डेफिसिट गिवन है।
जब वो आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो फिर आपको आंसर 2828 बिलियन मिल जाएगा। अब हमारे पास है एक्सपेंडिचर ब्रेकडाउन, किस किस चीज़ पे पाकिस्तान ने एक्सपेंसेस किए हैं वो यहाँ पे शो है। इंटरेस्ट पेमेंट पे सबसे ज़्यादा है, वो है 42.9% ओवरऑल जो एक्सपेंडिचर है उनमें से। डिफेंस पे 16.0, ट्रांसफर्स हैं 14.3%। इस तरीके से ये टेबल गिवन है। सेम ही तरीके से यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया है कि एक्सपेंडिचर ब्रेकडाउन, लेकिन ये क्या है, ये है हमारे पास रेवेन्यू ब्रेकडाउन। रेवेन्यू ब्रेकडाउन का मतलब है कि पाकिस्तान ने किन सोर्सेज से रेवेन्यू जनरेट किया है। अब देखें यहाँ पे सबसे ज़्यादा इनकम जो है इनकम टैक्स से हासिल की गई है, वो है 36.3%। और उसके बाद है सेल टैक्स, वो है 23.9%, मतलब है कि 24%। उसके बाद है पेट्रोलियम लेवी 8.2%। देन है कस्टम्स, बाकी जो हेड्स थे उनके थ्रू कितना कितना रेवेन्यू कलेक्ट किया गया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये ट्रिलियन अमाउंट रुपीज में गिवन है और ये परसेंटेज ऑफ ओवरऑल रिसोर्सेज। इसको फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है, हम क्या करेंगे 3.48 को डिवाइड करेंगे जो टोटल रेवेन्यू था, उस तरीके से आपको ये चीज़ें मिलती जाएंगी। अब हमारे पास है सब्सिडीज ब्रेकडाउन। तो सब्सिडी क्या है, देखें जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं तो उनको गवर्नमेंट कुछ अमाउंट पे करती है, पैसे वगैरह देती है कि आप चीज़ों की जो कीमतें हैं वो कम रखें ताकि जो बर्डन है पब्लिक पे कम पड़े। इसी तरीके से जो सब्सिडीज़ का ब्रेकडाउन है वो नीचे गिवन है। टोटल सब्सिडीज़ गिवन है 1.09 ट्रिलियन रुपीज़ की। तो सबसे ज़्यादा जो सब्सिडी है वो पावर सेक्टर को दी गई है, वो है 830 बिलियन रुपीज़। तकरीबन टोटल सब्सिडी का 76% हो जाता है। इस तरीके से जो रिमेनिंग सब्सिडीज़ हैं और किस किस को दी गई हैं वो यहाँ पे दिखाया गया है। अब 7 नंबर पे हमारे पास है कंपैरिजन विथ प्रीवियस ईयर बजट एस्टिमेट्स नॉट विद द रिवाइज एस्टिमेट। यहाँ पे कंपैरिजन दिया हुआ है जो प्रीवियस ईयर बजट था 2025 टू 26 का 2026 टू 27 के साथ। लेकिन ये जो हेड्स हैं ये बजट एस्टिमेट से रिवाइज एस्टिमेट नहीं है कि इस साल जो एफबीआई रेवेन्यू था 8% के हिसाब से बढ़ाया गया है, जो नॉन टैक्स रेवेन्यू था उनको 3.7% के हिसाब से। पॉजिटिव का मतलब है, जहाँ पे पॉजिटिव साइन है उसका मतलब है कि वो बढ़ाया गया है। इस तरीके से जहाँ पे नेगेटिव साइन है उसका मतलब ये है कि उनको कम किया गया है। जैसे इंटरेस्ट पेमेंट है वो कुछ कम हुई है और जो डेफिसिट है, डेफिसिट ऑफ द जीडीपी, वो भी कुछ कम हुआ है। इसी तरह जो डिफेंस बजट है उसको बढ़ाया गया है, कितना, जो 17.6% के साथ ये बड़ी है जो डिफेंस बजट है। लेकिन मैं ये आपको पीछे बता चुका हूँ कि जो डेफिसिट ऑफ द जीडीपी जो यहाँ पे कम शो हो रहा है, असल में वो कम नहीं हुआ, लेकिन जीडीपी के बढ़ने की वजह से ये कम हो रहा है। असल में क्या था कि 590 बिलियन रुपीज से डेफिसिट था वो बड़ा था। देखिए अब हमारे पास है डेबिट क्राइसिस एंड विशियस सर्कल। तो इसमें है डेब्ट सर्विसिंग। डेब्ट सर्विसिंग का मतलब है कि इंटरेस्ट पेमेंट प्लस प्रिंसिपल पेमेंट। हम लोन का कितना हिस्सा एज ए प्रिंसिपल वापस पे करेंगे, प्लस में जो टोटल लोन है हम पे उनका इंटरेस्ट पेमेंट भी हमको पे करना होता है। तो यहाँ पे उनकी डेटा गिवन है। जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो 8.05 ट्रिलियन और जो इस साल हमें प्रिंसिपल रीपेमेंट करनी है वो कितनी है 31.83 ट्रिलियन रुपीज की। उसके साथ साथ टोटल इन दोनों को अगर हम मिलाएं तो ये हो जाती है 39.88 ट्रिलियन रुपीज। ये टोटल डेब्ट सर्विसिंग है। और नेट फेडरल रेवेन्यू है वो है 11.75 ट्रिलियन। तो डेब्ट सर्विसिंग 3.39 टाइम ज़्यादा है जो नेट फेडरल रेवेन्यू है। इसका मतलब पाकिस्तान इतने पैसे अर्न ही नहीं करता, इतने पैसे जनरेट ही नहीं करता जितने पैसे उनको वापस पे करने होते हैं। अब हमारे पास कुछ की फैक्ट्स हैं। की फैक्ट्स ये हैं कि 43% ऑफ बजट गोज टू द इंटरेस्ट अलोन। बजट का जो 43% है वो इंटरेस्ट पे चला जाता है। जो डेब्ट सर्विसिंग है वो 3 टाइम जो रेवेन्यू है उनसे ज़्यादा है। इंटरेस्ट एक्सीड्स दी डिफेंस प्लस सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम प्लस एजुकेशन प्लस हेल्थ। जो इंटरेस्ट का खर्चा है वो डिफेंस, सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, एजुकेशन और हेल्थ, इन चारों को अगर हम मिलाएं तो उनसे भी इंटरेस्ट का खर्चा बढ़ जाता है। इसी तरीके से जो विशियस डेब्ट साइकिल है वो जनरेट होता है। उसकी वजह क्या है, देखें, बारो मोर
पे मोर इंटरेस्ट, हमको बोरोइंग करनी पड़ती है क्योंकि हमको इंटरेस्ट देना होता है। इसी वजह से हम डेवलपमेंट के लिए कुछ कम पैसे रखते हैं, सेविंग हमारे पास नहीं होती, तो अगले साल हमको दोबारा के बोरोइंग करनी पड़ती है स्टेट को चलाने के लिए। इसका मतलब है कि हम इस साल जो बारो करते हैं उस पे स्टेट को चलाते हैं और जो पे करने के लिए दोबारा हम बोरोइंग करते हैं। इसी तरीके से इस ट्रैप में हम फंसे हुए रहते हैं। इम्प्लीकेशंस, नतीजा क्या होता है? पाकिस्तान इज ट्रैप्ड इन अ साइकिल वेयर डेब्ट सर्विसिंग कंज्यूम्स द बल्क ऑफ रिसोर्सेज। पाकिस्तान एक ट्रैप में फंस चुका है जिसकी वजह से डेब्ट सर्विसिंग हमारे जो रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा हिस्सा कंज्यूम कर जाते हैं और हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल कम ही रिसोर्सेज बच जाते हैं। देखिए अब हमारे पास है क्रिटिकल एनालिसिस, स्ट्रेंथ्स क्या है बजट की। जो प्राइमरी सरप्लस है ठीक है वो सही है, क्योंकि अगर हम इंटरेस्ट को छोड़ दें तो हमारी जो स्टेट है वो इतना अर्न कर लेती है कि अपने जो एक्सपेंडिचर है वो पे कर सके, लेकिन कब? एक्सक्लूडिंग दी इंटरेस्ट। उसके बाद है रिड्यूस दी सब्सिडीज, जो सब्सिडीज है उसको कम किया गया है इस साल, और सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको मेंटेन किया गया है। हालांकि बजट डेफिसिट बढ़ा है लेकिन उसके बावजूद भी पीएसडीपी का जो एक्सपेंडिचर है उसको कट नहीं किया गया, ये भी एक स्ट्रेंथ है। देखिए अब हमारे पास है वीकनेस। डेब्ट सर्विसिंग में तकरीबन 43% ऑफ द बजट चला जाता है। इसका मतलब है अगर हमारी स्टेट जो है 100 रुपया अर्न करती है उसमें से 43% जो है इंटरेस्ट पे दे देती है, बाकी इसके पास बच जाते हैं 57 रुपीज़। ठीक है, और उसके अलावा डेवलपमेंट पे खर्चा बिल्कुल कम है, वो है ओनली 5% ऑफ दी बजट। और जो टैक्स बेस है वो बिल्कुल नैरो है, मतलब कि कम है, और इसमें भी 60% जो है रेवेन्यू इनकम एंड सेल टैक्स से जनरेट होता है। सब्सिडी इनएफिशिएंसी, जो सब्सिडी है वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पा रही, क्योंकि जो 76% है सब्सिडी का वो पावर सेक्टर को चला जाता है। ये भी एक क्या है, ये एक वीकनेस है, क्योंकि इसको डाइवर्सिफाइड करना चाहिए था, इस सब्सिडी को मुख्तलिफ सेक्टर्स में इस्तेमाल किया जाता तो बेहतर था। अब जो ह्यूमन कैपिटल निग्लिजेशन है वो क्या है कि एजुकेशन एंड हेल्थ पे जो खर्चा है वो पाकिस्तान की जो टोटल बजट है उनके जो रिसोर्सेज हैं उनके 1% से भी कम है। क्योंकि देखें अगर हम एजुकेशन और हेल्थ पे खर्चा नहीं करेंगे तो फिर कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आ सकती, क्योंकि एजुकेशन पे जो खर्चा है वो एक इन्वेस्टमेंट होती है। ह्यूमन कैपिटल थ्योरी ये कहती है अगर हम एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आने वाले दिनों में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली जीडीपी राइज कर जाएगी, लेकिन हम क्या करते हैं, इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। देखिए अब हम कंक्लूजन पर आते हैं। पाकिस्तान बजट 2026 to 27 इज अ डेफिसिट बजट। पाकिस्तान का जो ये बजट था वो डेफिसिट बजट था। जो डेब्ट सर्विसिंग है उस पर पाकिस्तान के जो ओवरऑल रिसोर्सेज हैं उनमें से आधा खर्च हो जाता है। अब जो डेवलपमेंट एंड ह्यूमन कैपिटल के लिए बिल्कुल कम पैसे रखे जाते हैं, टैक्स बेस बिल्कुल कम है, की वजह से रेवेन्यू जनरेट कम होता है। जो सब्सिडी है वो 76% के साथ पावर सेक्टर को दी गई है, जो एक सोचने की बात है। पॉलिसी मेकर को ये सोचना चाहिए कि आने वाले दिनों में इनको बेहतर करना चाहिए, इनको डाइवर्सिफाई करना चाहिए, जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं उन पे सब्सिडी को भी कंज्यूम करना चाहिए। द वे फॉरवर्ड रिक्वायर्स फिस्कल रिफॉर्म नॉट जस्ट लार्जर बजट। देखिए आने वाले दिनों में जो फिस्कल रिफॉर्म है वो लाने चाहिए, जस्ट लार्जर बजट को नहीं देखना चाहिए। जैसे देखिए एनएफसी है उनके अंदर भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, परफॉर्मेंस बेस होना चाहिए। हमारे यहाँ एक मसला ये भी है कि एनएफसी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पॉपुलेशन के हिसाब से होती है, 82% पॉपुलेशन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इसको रिफॉर्म करना चाहिए इसी तरीके से। और जो टैक्स बेस है उसको बढ़ाना चाहिए। रेशनलाइज दी सब्सिडी, सब्सिडी को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, मतलब कि मुख्तलिफ सेक्टर्स पे सब्सिडी को खर्च करना चाहिए। रिड्यूस डेट बर्डन, पाकिस्तान को चाहिए कि आने वाले दिनों में डेब्ट कम लें, आहिस्ता आहिस्ता जो डेट का बर्डन है उसको कम करना चाहिए। और इंक्रीज डेवलपमेंट स्पेंडिंग, जो डेवलपमेंट के खर्चे हैं उनको बढ़ाना चाहिए। इसी तरीके से हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ और अल्लाह हाफिज़।